दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्या कैंपन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था SN1 अभिक्रिया। इसी टाइप से आज के इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे SN2 अभिक्रिया। तो यहाँ पर पहले कुछ पॉइंट अपन उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जिससे आपके लिए SN2 अभिक्रिया क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही सरल हो जाएगी। देखो, अगर अपन ने बात की थी SN1, तो मैंने वहां पर बोला था कि जो भी यहाँ पर ये नंबर आता है ये किसको प्रदर्शित करता है, आपकी अभिक्रिया की कोटि को प्रदर्शित करता है। जैसे अपन वहां पर बोला था SN1 में तो अभिक्रिया की कोटि कितनी थी 1, तो यहाँ पर SN2 है तो यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी 2। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, पहला पॉइंट अपना बनेगा SN2 अभिक्रिया के लिए। तो पहला पॉइंट क्या बन जाएगा आपके लिए, अभिक्रिया की कोटि। जो भी आपके SN2 अभिक्रिया होगी, इसके लिए जो अभिक्रिया की जो कोटि है उसका मान कितना होगा 2। मीनिंग जो अभिक्रिया है वो कितनी अणुक वाली होगी। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो अभिक्रिया की कोटि है, मीनिंग आपके अभिकारक के साथ साथ जो नाभिक स्नेही है उसकी सांद्रता पर भी क्या करेगी, निर्भर करेगी। मीनिंग अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है, 2 होती है। अगर SN1 अभिक्रिया की बात करें तो वहां पर अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सेम टाइप से जो सेकंड वाला पॉइंट है वो इससे रिलेट करता है। जैसे अपन ने बोला था SN1 अभिक्रिया की कोटि 1 होती थी और कितने पद में संपन्न होती थी, 2 में। तो यहाँ पर देखो अभिक्रिया की कोटि कितनी है SN2 में, तो SN2 अभिक्रिया में अभिक्रिया की कोटि तो कितनी हो गई 2। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया विधि के अंदर जो कितने पद हैं वो यहाँ पर आपकी इंक्लूड होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ पर कितने पद में संपन्न होती है अभिक्रिया, 1 पद में अभिक्रिया क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। तीसरा पद जो सबसे इंपोर्टेंट था, अपन ने बोला था SN1 अभिक्रिया में किसका निर्माण होता था, मध्यवर्ती कार्बन आयन का। लेकिन SN2 अभिक्रिया में आपको याद रखना है किसी भी प्रकार के मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होता है। जो भी आपके SN2 अभिक्रिया होती है उसमें मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होता है। तो मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होता तो फिर किसका निर्माण होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो SN2 अभिक्रिया है उसमें किसी भी प्रकार के मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होता है। तो फिर निर्माण किसका होता है, आपके संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। तो ये ध्यान रखना आपको कि जो SN2 अभिक्रिया है उसमें संक्रमण अवस्था या ट्रांजिशन स्टेट का क्या होता है, निर्माण होता है। नेक्स्ट वाले अगर पॉइंट की अपन अगर बात करें तो SN2 जो अभिक्रिया है इसके लिए किस प्रकार का विलायक है वो अभिक्रिया की क्रियाविधि को तेज करेगा, मीनिंग अभिक्रिया की गति को बढ़ाएगा। तो SN1 अभिक्रिया में अपन ने कौन सा बोला था, ध्रुवीय विलायक। तो आपको ध्यान रखना है जो SN2 अभिक्रिया है इसको जो सपोर्ट करेगा, इसको जो फेवर करेगा वो वाला विलायक कैसा होना चाहिए, अध्रुवीय विलायक। जो भी आपके अध्रुवीय विलायक होगा वो आपके SN2 अभिक्रिया है इसकी अभिक्रिया विधि को बढ़ा देगा। और अध्रुवीय विलायक की उदाहरण आप याद रख लेना। एक तो हो गया आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड मीनिंग CCl4, दूसरा हो सकता है आपके बेंजीन मीनिंग C6H6। इस टाइप के जो भी आपके विलायक आएंगे उसको क्या बोलते हैं, अध्रुवीय विलायक। और अध्रुवीय विलायक की किसको फेवर करती है, आपके SN2 अभिक्रिया विधि को क्या करते हैं, फेवर करती है। नेक्स्ट वाले अगर पॉइंट की अपन डिस्कशन करें तो यहाँ पर जो निर्धारक पद होगा, मीनिंग अगर अभिक्रिया के वेग को अगर कोई प्रभावित करेगा तो कौन सा कारक है जो अभिक्रिया का वेग निर्धारक होगा। क्लियर है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो निर्धारक कारक मीनिंग जो भी अभिक्रिया है इस अभिक्रिया का निर्धारण करेगा। निर्धारक अगर आप कारक की बात करते हो SN2 अभिक्रिया में तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि SN2 अभिक्रिया में जो निर्धारक कारक होता है वो क्या होता है, त्रिविम बाधा। ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर निर्धारक जो कारक कौन सा हो जाएगा, आपकी त्रिविम बाधा। जितनी ज्यादा साइज के, जितने ज्यादा आकार के बड़े ग्रुप होंगे तो उसकी अभिक्रिया विधि क्या हो जाएगी, अभिक्रिया की जो गति है वो क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। त्रिविम बाधा मीनिंग भीड़ कम से कम होनी चाहिए, तभी SN2 अभिक्रिया क्या होती है, बहुत तेज गति से संपन्न होगी। नेक्स्ट वाले अगर बात करें तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है इस अभिक्रिया में अभिविन्यास का प्रतिपन्न होता है। ये इंपॉर्टेंट है। अभी इसको आगे अंडरस्टैंड करेंगे बहुत इजीली कि प्रतिपन्न किसको बोल दिया। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो भी आपके SN2 अभिक्रिया होती है इसमें अभिविन्यास का क्या होता है, प्रतिपन्न होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, वाल्डन प्रतिपन्न भी बोलते हो। लेकिन अभिकारक और उत्पाद का जो अभिविन्यास है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। इसी को आप क्या बोलते हो, अभिविन्यास का प्रतिपन्न, और इंग्लिश में बोलते हो आप इसको वाल्डन
प्रतिपन से। यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है, अगर उसमें अपन बात करेंगे एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता, तो एल्किल हैलाइड को क्या बोलते हो आप, Rx। तो आप अगर बात करते हो आप Rx की क्रियाशीलता, जो भी आपको मान लीजिए किसी भी टाइप के आपको एल्किल हैलाइड दे दिए और उनमें से आपसे डील करवा लिया कि कौन से एल्किल हैलाइड है उसकी विक्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पर देखो आपने क्या बोला है कि जो SN2 विक्रिया है इसका जो निर्धारक कारक क्या होता है, त्रिविम बाधा, मीनिंग जिसके ऊपर त्रिविम बाधा जितनी कम होगी उसकी विक्रियाशीलता उतनी ही ज्यादा होगी। तो आपको ध्यान रखना सबसे ज्यादा जो त्रिविम बाधा कौन से एल्किल हैलाइड में होगी, 3 डिग्री में। मीनिंग सबसे ज्यादा अगर आप बात करते हो तो विक्रियाशीलता किसकी होगी, प्राथमिक एल्किल हैलाइड की होगी। उसके बाद में नंबर किसका आएगा, द्वितीय एल्किल हैलाइड का नंबर आएगा। और सबसे कम विक्रियाशीलता किसकी हो जाएगी, आपकी तृतीयक एल्किल हैलाइड की। तो ये कुछ पॉइंट है, इनमें से ये जो 2 पॉइंट है वो सबसे इंपोर्टेंट है। आपको इजीली पता रखना है कि SN2 विक्रिया होती है। इसमें देखो नंबर देखते पता चल जाएगा विक्रिया की कोटि कितनी होगी। तो SN2 विक्रिया में विक्रिया की कोटि कितनी हो गई, 2 हो गई। अब विक्रिया की कोटि 2 है तो पद कितने होंगे, 1 हो गया। यहाँ पर SN2 विक्रिया में किसी भी प्रकार के मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होता है। मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होता तो फिर किसका निर्माण होता है, ध्यान रखना आपकी संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। और संक्रमण अवस्था का मतलब क्या होता है कि कार्बन परमाणु की कितनी संयोजकता हो जाएगी, 5 संयोजकता हो जाएगी। फिर नेक्स्ट वाला आता है कि यहाँ पर कौन सा विलायक है जो आपके SN2 विक्रिया की गति को बढ़ाता है। तो आपको ध्यान रखना कौन सा विलायक होगा, अध्रुवीय विलायक। और अध्रुवीय विलायक की मैंने उदाहरण बता दिया कार्बन टेट्राक्लोराइड, और साथ में क्या हो सकता है, बेंजीन। फिर नेक्स्ट वाला यहाँ से क्वेश्चन बनती है आपके RBC और CBSE दोनों एग्जाम में कि जो आपके SN2 विक्रिया इसके लिए निर्धारक कारक कौन है, मीनिंग जो विक्रियाशीलता है वो किस पर डिपेंड करती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो SN2 विक्रिया उसके लिए जो विक्रियाशीलता किस पर डिपेंड करती है, आपकी त्रिविम बाधा पर निर्भर करती है। मीनिंग जितने छोटे आकार के ग्रुप होंगे उसकी विक्रियाशीलता उतनी ही अधिक होगी। और इसी के आधार पर अपन ने बोला है कि एल्किल हैलाइड की विक्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, सबसे ज्यादा विक्रियाशील होगा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और उसके बाद में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। मीनिंग जो प्राथमिक है वो सबसे अधिक क्रियाशील होगा और तृतीयक जो एल्किल हैलाइड है उसकी विक्रियाशीलता कम होगी। ये वाला पॉइंट है विविन्यास का प्रतिपन। इसका मीनिंग क्या है कि जो भी आपका अभिकारक और अभिकारक जब आपके उत्पाद में परिवर्तित होगा तो अभिकारक और उत्पाद का जो अभिविन्यास वो क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, अभिविन्यास का प्रतिपन, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन वाल्टन प्रतिपन। ये भी ध्यान रखना है। तो जो आपके SN2 विक्रिया होती है उसके अंदर कौन सा इन्वर्जन होता है, इसको अपन बोलते हैं वोल्डन प्रतिपन बोल दीजिए, अदरवाइज आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हो वोल्डन इन्वर्जन। ये ध्यान रखना है। तो जो वोल्डन इन्वर्जन है वो किसमें होता है, आपके SN2 अभिक्रिया में। क्लियर है। अब इसके एक एक पॉइंट को अपन डिस्कस करते मैकेनिज्म के साथ। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट क्या बनेगा। अब देखिए यहाँ पर जो पहला पॉइंट है आपका SN2 अभिक्रिया का क्या बन रहा है, देखो ये अभिक्रियाएं एक पद में संपन्न होती है। अपन पहले बोल चुके हैं कि यहाँ पर देखो जो SN2, तो ये 2 जो नंबर है ये तो किसको बताएगा, अभिक्रिया की कोटि को बता रहा है। और कितने पद में संपन्न होती है, केवल एक पद में। तो पहला पॉइंट क्लियर है, ये अभिक्रियाएं एक पद में क्या होती है, संपन्न होती है। नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो इंपोर्टेंट है, मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया। देखो क्या होता है, इन अभिक्रियाओं में मतलब जो आपके SN2 अभिक्रिया है में केवल संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। मीनिंग यहाँ पर कौन सा मध्यवर्ती है उसका निर्माण नहीं होता है, मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होकर यहाँ पर किसका निर्माण होता है, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। अर्थात मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होता है, मीनिंग किसी भी प्रकार के मध्यवर्ती उसका निर्माण नहीं होता है। यहाँ पर क्या बनती है, आपकी संक्रमण अवस्था बनती है। तीसरा पॉइंट है, इसको देखिए ध्यान से, संक्रमण अवस्था के निर्माण में आक्रमणकारी नाभिक स्नेह, जो भी आपकी जिसके भी जो अभिकर्मक उस पर जो ऋणात्मक चार्ज होगा या अधिकतम आपकी इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा उसी को अपन क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेह। तो क्या बोल रहा है कि जो संक्रमण अवस्था है उसमें जो आक्रमण करने वाला समूह कौन सा हो गया, नाभिक स्नेह। और निष्कासित होने वाले हैलाइड समूह, यहाँ से निष्कासित कौन सा होगा, हैलाइड समूह होगा। क्लियर है। तो इसको कट करना, ये नाभिक नहीं, यहाँ से निष्कासित नहीं होगा। निष्कासित होने वाले हैलाइड के ठीक विपरीत दिशा से अर्थात 180 डिग्री के बंद कोण के अंतर से आक्रमण करता है और इसे अपन क्या कहते हैं,
बैक साइड अटैक, अदरवाइज क्या बोलते हैं इसको, रियर साइड अटैक कहते हैं। नहीं, यहाँ पर इसका जो सारांश, जो कंक्लूजन क्या है, अभी आपको जब अभिक्रिया विधि करेंगे तो वहां पर आसानी से पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो नाभिक स्नेही होता है, जो भी आपके निष्कासित होने वाला समूह हैलोजन है, इसके ठीक विपरीत दिशा में 180 डिग्री के बंद कोण पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। इसी को अपन कौन सा बोल सकते हैं, बैक साइड अटैक, अदरवाइज क्या बोलते हैं इसको, रियर अटैक बोलते हैं। नेक्स्ट वाले पॉइंट की अगर अपन बात करें, पॉइंट नंबर 4, देखो पॉइंट नंबर 4 आपको किसके बारे में बताता है, संक्रमण अवस्था के बारे में। तो संक्रमण अवस्था में केंद्रीय कार्बन परमाणु से आक्रमणकारी नाभिक स्नेह, जिसको क्या बोल दिया, न्यूक्लियोफाइल, एवं निष्कासित होने वाला नाभिक स्नेह, जिसको क्या बोल दिया आपने, हैलाइडाइन, दोनों ही आंशिक रूप से जुड़े होते। मैंने अभी पहले भी क्लियर किया था कि जो संक्रमण अवस्था का मतलब क्या है कि कार्बन की कितनी संयोजकता ये हो जाएगी, यहाँ पर 5 संयोजकता। नहीं, यहाँ पर जो संक्रमण अवस्था में जो नाभिक स्नेही है वो कार्बन के साथ आंशिक बंध बनाएगा, मीनिंग धीरे धीरे बंध का निर्माण करेगा, और जो हेलोजन वाला जो बंध है वो कार्बन से टूट जाएगा, मीनिंग इस वाले कार्बन और हेलोजन वाला बंध तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आंशिक रूप से टूटेगा, और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल मीनिंग नाभिक स्नेह के बीच में जो आंशिक रूप से बंध का निर्माण होगा। मतलब यहाँ पर संक्रमण अवस्था में बंध का निर्माण और बंध विखंडन दोनों क्या होती है, एक साथ संपन्न होते हैं। जैसे जैसे कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बंध बनेगा, उसी दौरान कार्बन और हेलोजन के बीच वाला बंध भी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अभी इसकी विक्रिया विधि देखेंगे तो वहां पर आपके जो टोटल है वो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट देखो, अभिक्रिया की गति केवल एल्किल हैलाइड तथा आक्रमणकारी नाभिक स्नेह दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करती है। SN1 अभिक्रियाओं में अपन ने देखा था कि जो अभिक्रिया की गति किस पर निर्भर कर रही थी, केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर। लेकिन जब बात करते हैं अपन SN2 अभिक्रिया की, तो वहां पर एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर तो निर्भर करेगी RX की सांद्रता पर तो निर्भर करेगी, और इसके साथ साथ किसकी सांद्रता पर भी निर्भर करेगी, नाभिक स्नेही उसकी सांद्रता पर भी क्या करेगी, निर्भर करेगी। मतलब इन अभिक्रियाओं को अपन कौन सी बोल सकते हैं, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोल सकते हैं। मीनिंग इन अभिक्रियाओं के लिए जो अभिक्रिया की कोटि का मान कितना होगा, 2 होता है, इसलिए इसको क्या बोला है, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखो ये जरूर ध्यान रखना आपको, जो अभिक्रिया की दर है, मीनिंग SN2 अभिक्रियाओं में जो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मीनिंग समानुपाती हो जाएगी। देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट का मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट, सांद्रता को। तो ये क्या होगी, एल्किल हैलाइड की सांद्रता और नाभिक स्नेही की सांद्रता, मीनिंग दोनों की सांद्रताओं पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। इसीलिए अपन ने इसको क्या बोला है, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोला है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, इन अभिक्रियाओं में क्रियाकारक के अभिविन्यास से उत्पाद का जो अभिविन्यास है वो क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। ये मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था। मीनिंग जो भी अभिकारक और उत्पाद होगा, दोनों का जो अभिविन्यास है वो एक दूसरे से क्या होगा, विपरीत होगा, ऑपोजिट होगा। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, जो अभिक्रिया में इस प्रकार का विन्यास का जो प्रतिपन्न हुआ है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, इसी को आप क्या बोलते हो, वाल्डन प्रतिलोमन बोलते हो या फिर वाल्डन इन्वर्जन। तो ये इंपोर्टेंट है। जब भी SN2 अभिक्रिया होगी तो उसका लाक्षणिक जो आपको, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, तो लाक्षणिक जो उसका क्या गुण है SN2 अभिक्रिया का, तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी अभिकारक का अभिविन्यास होगा उसके जस्ट विपरीत अभिविन्यास किसका होगा, उत्पाद का होगा। और आप इसी को क्या बोलते हो, वाल्डन प्रतिलोमन बोलते हो। क्लियर है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, इन अभिक्रियाओं में कार्बन हेलोजन के कार्बन परमाणु से जुड़े एल्किल समूह त्रिविम बाधा, ये आ गया। देखो वहां पर अपने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था कि इन अभिक्रियाओं के लिए जो वेग निर्धारक पद या जो अभिक्रियाओं को नियंत्रित करने वाला कारक कौन सा होगा, तो ये देखो निर्धारक कारक कौन सा है, त्रिविम बाधा। मीन जितना ज्यादा भीड़ होगी, जितने बड़े आकार के एल्किल समूह होगी, उसकी अभिक्रियाशीलता उतनी क्या होगी, कम होगी। तो इसी वाले पॉइंट को रिपीट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या पॉइंट बनेगा, इन अभिक्रियाओं में LCX मीनिंग क्या होगी, आपके एल्किल हैलाइड की बात करें कि कार्बन परमाणु से जुड़े एल्किल समूह त्रिविम बाधा के कारण आक्रमणकारी नाभिक स्नेह के आक्रमण को बाधित करते, अतः इस कार्बन पर
एल्किल समूह की संख्या में वृद्धि के साथ साथ एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाशीलता घटती है। जो भी आपका जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, अगर उस कार्बन पर एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी, मीनिंग क्या बढ़ रहा है यहाँ पर त्रिविम बाधा, और त्रिविम बाधा बढ़ेगी तो अभिक्रियाशीलता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यदि हैलोजन परमाणु समान हो तो एल्किल हैलाइड में SN2 क्रियाविधि की अभिक्रियाशीलता का क्रम किस टाइप से होगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो आपको एग्जाम्पल दे रखा है इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो। देखो ये कार्बन इससे क्या कनेक्ट है, हैलोजन मीनिंग CX वाला बॉन्ड हो गया। ये CX वाला बॉन्ड इस वाले कार्बन से क्या अटैच हो गया, क्या जुड़ा हुआ, एक मिथाइल समूह जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए क्या अटैच है, कितने मिथाइल ग्रुप अटैच है आपके कार्बन और हैलोजन वाले बॉन्ड से। तो देखो ये हैलोजन इस कार्बन से अटैच है, इस वाले कार्बन पर कितने मिथाइल ग्रुप अटैच हो गए, 2। यहाँ पर 2 मिथाइल अटैच है, यहाँ पर केवल 1 मिथाइल है, और यहाँ पर एक भी मिथाइल जुड़ा हुआ नहीं है। और अगर इस वाले में कंपाउंड यौगिक की बात करो तो इसमें देखो कार्बन और हैलोजन बंद है, तो इस वाले कार्बन से कितने मिथाइल समूह अटैच हो गया, देखो ये 1, ये 2 और ये 3। मीनिंग आप क्या देख रहे हो, अगर आप इस जो भी आपको यौगिक दिए हुए इन यौगिकों में अगर आप बाएं से दाएं जा रही हो, अगर मैं बाएं से दाएं जा रहा हूं तो क्या हो रही है, त्रिविम बाधा बढ़ रही है। तो देखो यहाँ पर 0 मिथाइल ग्रुप अटैच था CX बॉन्ड से, यहाँ पर जो कार्बन और हैलोजन बॉन्ड मीनिंग CX बॉन्ड से कितने मिथाइल ग्रुप अटैच है, 1। यहाँ पर कितने अटैच है, 2, और इस वाले में कितने अटैच है, 3। तो क्या हो रहा है, अगर आप बाएं से दाएं जा रहे हो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, त्रिविम बाधा बढ़ रही है। तो यही लिखा है मैंने, देखो अगर बाएं से दाएं जा रही है तो त्रिविम बाधा क्या हो रही है, यहाँ पर बढ़ रही है। और त्रिविम बाधा को बढ़ते हुए क्रम से एरो से बता सकते हैं कि जब भी आप लेफ्ट टू राइट जा रही हो तो इस वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, त्रिविम बाधा बढ़ रही है। मीनिंग जो कार्बन और हैलोजन जो बॉन्ड है, तो उसमें जो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उस वाले कार्बन पर एल्किल समूह की संख्या बढ़ रही है। तो आपको अच्छे से पता है कि जब भी एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी तो SN2 की अभिक्रियाशीलता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो अगर बाएं से दाएं गए तो त्रिविम बाधा बढ़ गई, लेकिन यहाँ पर दाएं से बाएं आ रहे हो तो SN2 की क्रियाशीलता क्या होगी, ज्यादा होगी। मीनिंग जिस कार्बन पर एल्किल समूह की संख्या कम से कम होगी उसकी अभिक्रियाशीलता क्या होगी, अधिक से अधिक होगी। क्लियर है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, अतः प्राथमिक एल्किल हैलाइड SN2 क्रियाविधि से तथा तृतीयक एल्किल हैलाइड SN1 क्रियाविधि से क्रिया करता है। तो देखो यही पर इसका आंसर मिल गया इसी वाले पॉइंट से, क्योंकि यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये वाला कौन सा प्राथमिक एल्किल हैलाइड, ये वाला कौन सा तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो अगर आपसे पूछे कि SN2 अभिक्रियाशीलता है वो ज्यादा कौन देगा, जिसके ऊपर एल्किल समूह की संख्या कम है। तो तृतीयक के अंदर तो कितने एल्किल समूह है, 1, 2, 3, और प्राथमिक में कितने एल्किल समूह है, केवल 1। तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया कि जो SN2 अभिक्रिया है इसकी अभिक्रियाशीलता सर्वाधिक कहाँ पर होगी, प्राथमिक एल्किल हैलाइड में। तो आप इसको ये मेंशन कर सकते हो कि ये वाला जो आपके पास है ये कौन सा एल्किल हैलाइड है, तो आपको पता होना चाहिए ये वाला एल्किल हैलाइड है आपका प्राथमिक एल्किल हैलाइड। RX को क्या बोलते हो, एल्किल हैलाइड। ये वाला जो आपको एग्जाम्पल मेंशन कर रखा है ये वाला कौन सा हो गया आपके पास, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। क्लियर है, ये हो गया आपके पास द्वितीयक एल्किल हैलाइड। और लास्ट में जो आपको मेंशन कर रखा है ये वाला कौन सा एल्किल हैलाइड है, ये वाला एल्किल हैलाइड है आपके तृतीयक एल्किल हैलाइड। अरे प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक को तो पहचान लोगे, मैंने बताया था कैसे पहचानते हो, जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा है। तो देखो ये हैलोजन परमाणु X इस कार्बन से जुड़ा है, तो वो वाला कार्बन परमाणु आगे चलकर कितने कार्बन परमाणुओं से सीधे बंध बना रहा है। तो देखो हैलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा है, तो इस वाले कार्बन को देखना है कि ये कितने कार्बन परमाणुओं के साथ सीधे बंध बना रहा है। कितने कार्बन परमाणु से बना रहा है, 1, 2 और 3। तो मीनिंग कौन सा हो गया, तृतीयक हो गया। यहाँ पर देखो ये हैलोजन इस कार्बन परमाणु से जुड़ा है, ये वाला कार्बन परमाणु कितने कार्बन परमाणुओं से सीधे बंध बना रहा है, तो 1 और 2 कार्बन से। तो इसको क्या बोल दिया, द्वितीयक, और इसको क्या बोल दिया, प्राथमिक। और यहाँ पर आगे कोई भी कार्बन परमाणु जुड़ा नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं, सुपर 1 डिग्री। क्लियर है, इसको आप बोलते हो सुपर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो आपके पास इसका सारांश क्या आ गया कि जो SN2 अभिक्रिया अगर बात करते हो प्राथमिक की, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड की, तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता किसकी होती है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड की। अगर बात करते हो आप SN1 की, तो SN1 अभिक्रियाशीलता सबसे ज्यादा किसकी होती है, तृतीयक की। तो यही वाला पॉइंट इसने मेंशन किया। देखो क्या बोला है,
प्राथमिक एल्किल हैलाइड SN2 क्रिया विधि से अभिक्रिया करेगा और तृतीयक जो एल्किल हैलाइड है जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है वो कौन सी अभिक्रिया विधि से करेगा? SN1 अभिक्रिया विधि से क्या करते हैं? क्रिया करता है। फिर नेक्स्ट देखो द्वितीयक एल्किल हैलाइड SN1 तथा SN2 में से किस विधि से अभिक्रिया करेंगे? ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो नाभिक स्नेही कौन सा है और साथ में विलाई की प्रकृति क्या है। अगर मान लीजिए आपके पास अब की बार कौन सा आ गया? द्वितीय के एल्किल हैलाइड आ गया और विलायक कौन सा दे दिया आपको? अध्रुवीय विलायक दे दिया, तो आप पहचान लोगे कि अध्रुवीय विलायक तो कौन सी अभिक्रिया को प्रीफर करेगा? SN2 को, मीनिंग कौन सी अभिक्रिया होगी? SN2 होगी। अगर ध्रुवीय विलायक आ गया तो उस वाले में कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी आपके? SN1 अभिक्रिया हो जाएगी। अब जो आज जो अपने जो क्लास 10 की इसका जो मैकेनिज्म है यही सबसे इम्पोर्टेंट है और इस मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के बाद में इसके 2 से 3 अपन क्वेश्चन करेंगे जिससे आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं कि अभिक्रिया लेते हैं अपन और उस अभिक्रिया को SN2 अभिक्रिया विधि की सहायता से समझते हैं। तो एक उदाहरण लेते हैं अपन। देखो जैसे आपको ये उदाहरण बोल दिया कि आपके पास ये मिथेनॉल है। मिथेनॉल का मीनिंग क्या हो गया? CH3OH। ये क्या हो गया आपके पास? मिथेनॉल। यहाँ पर अपने एक ऐसा उदाहरण लेंगे जिसके अंदर अपन को क्या करना है? एल्किल हैलाइड है उसकी SN2 अभिक्रिया विधि को समझना है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया। जैसे आपको पता है कि जो SN2 अभिक्रिया विधि है वो सबसे ज्यादा कौन सा देगा? प्राथमिक वाला देता है और सबसे ज्यादा सुपर 1 डिग्री और उसके बाद में प्राथमिक, फिर द्वितीयक और उसके बाद में सबसे न्यूनतम कौन प्रदर्शित करता है? तृतीयक। लेकिन यहाँ पर मैं उदाहरण किसका ले रहा हूँ? सुपर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का। तो ये लीजिए मैंने सुपर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का एग्जाम्पल ले लिया। इसको बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड। और इस मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ करवा दीजिए आप? जैसे आपको ये बोल दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? ये कौन सा बोल दिया आपको? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मेंशन कर दिया आपको एक्वस। क्लियर है? और यहाँ पर अब देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा इजीली आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देखो न्यूक्लियोफाइल कौन हो गया? OH नेगेटिव वाला, क्योंकि पोटेशियम पर तो क्या आएगा? प्लस और OH पर क्या आएगा? माइनस। और आपको अच्छे से पता है कि जब भी आपने पढ़ा था एल्किल हैलाइड में जो कार्बन और हेलोजन बंद है इसकी प्रकृति, तो आपने बोला था कार्बन और हेलोजन में से जो विद्युत ऋणता ज्यादा किसकी होती है? हेलोजन की। तो कार्बन और हेलोजन बंद के इलेक्ट्रॉन किसकी ओर शिफ्ट होते हैं? हेलोजन की ओर। तो हेलोजन पर तो क्या आता है? आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर क्या आता है? आंशिक धनावेश आता है। तो आपको पता है केमिस्ट्री में होता है क्या? पॉजिटिव और नेगेटिव वाले का इंट्रैक्शन होता है। तो देखो OH है वो कहाँ पर अटैक करेगा? इस वाले पॉजिटिव वाले कार्बन पर और यहाँ से कौन बाहर चला जाएगा? हेलोजन। तो यहाँ पर देखो उत्पाद क्या बनेगा? उत्पाद ये बनेगा CH3 और यहाँ पर Cl तो बाहर चला गया, कौन अटैच हो गया? OH अटैच हो गया प्लस साइड प्रोडक्ट या फिर सह उत्पाद क्या बन जाएगा? देखो ये Cl नेगेटिव वाला और पोटेशियम प्लस वाला नहीं क्या बन जाएगा? पोटेशियम क्लोराइड। ये जो आपका एल्किल हैलाइड था ये एल्किल हैलाइड किस में परिवर्तित हो गया? आपका एल्कोहल में परिवर्तित हो गया, क्योंकि जहां पर भी हाइड्रोक्सिल समूह आता है OH वाला आता है इसको क्या बोलते हो? एल्कोहल। और ये क्या था आपका? एल्किल हैलाइड। तो ये जो अभिक्रिया विधि अपन को इसको अंडरस्टैंड करना है कि ये अभिक्रिया है वो SN2 का उदाहरण है या नहीं है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अपन अभिक्रिया विधि। यही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, क्योंकि आपके RBC और CBSE एग्जाम में डायरेक्ट बोल देता है एग्जाम्पल देकर कि इसकी अभिक्रिया विधि लिखिए। तो आइए अब डिस्कस करते हैं अपन SN2 अभिक्रिया का उदाहरण कैसे है और इसकी अभिक्रिया विधि क्या होगी। क्लियर है? तो आपने अभी बोलकर आए हो कि SN2 जो अभिक्रिया है कितने पद में संपन्न होती है? एक ही पद में संपन्न होती है। तो मैं डायरेक्ट पहला पॉइंट मेंशन करता हूं, पद नंबर 1। तो यहां पर होगी आपके स्टेप नंबर फर्स्ट। अब देखो स्टेप नंबर फर्स्ट है तो देखो सबसे पहले आपके पास ये तो क्या हो गया? अभिकारक और ये क्या हो गया? अभिकर्मक। दोनों के बीच में अभिक्रिया होगी। और आप बोल के आए हो कि SN2 अभिक्रिया में जो अभिक्रिया की जो वेग है वो एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर भी निर्भर करता है और साथ में आपकी जो न्यूक्लियोफाइल है नाभिक स्नेही है उसकी सांद्रता पर भी क्या करता है? निर्भर करता है। तो मीनिंग यहाँ पर तभी तो आपने क्या बोला था? द्विवर्णों का नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखो किस टाइप से अभिक्रिया होगी। तो मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ इसकी। ये लीजिए मैंने स्ट्रक्चर बना दी। ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया क्लोरीन। क्लियर है?
अटैक कौन करेगा? अब देखो अगर यहाँ पर आप KOH कंप्लीट लिखना चाहते हो तब भी सही है, अदरवाइज अपन को कौन सी विक्रिया पढ़नी है? नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन। तो नाभिक स्नेह ले लीजिए, नाभिक स्नेह कौन है यहाँ पर? OH माइनस। तो मीनिंग अब विक्रिया में कौन आएगा आपके? OH नेगेटिव। क्लियर है? ये हो गया आपके नाभिक स्नेह। और आपको अच्छे से पता है कि ये जो नाभिक स्नेह है वो कहाँ पर आक्रमण करेगा? जहां पर इसको कौन सा आवेश मिलेगा? धनावेश। और धनावेश किस पर है? इस वाले कार्बन पर। लेकिन ये वाले OH, और आपने ये भी बोला है कि ये जो आक्रमण करेगा वो कौन से डिग्री पर करेगा? जो भी हेलोजन, जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है उसके जस्ट विपरीत दिशा में। तभी तो दोनों का विन्यास क्या होगा? एक दूसरे के विपरीत होगा। और अपन इसको क्या बोलेंगे? वाल्डन प्रतिलोपन बोलेंगे। क्लियर है? यहाँ पर देखो पहला जो पद है उस वाले पहले पद में क्या बनेगा? अब आपने ये भी बोल के आए हो आपकी यहाँ पर SN2 विक्रिया में किसका निर्माण होता है? संक्रमण अवस्था का। और संक्रमण अवस्था मैंने बताई थी, संक्रमण अवस्था का मतलब क्या है? कार्बन की कितनी संयोजकता हो जाएगी? 5। अब ध्यान से देखना, तो मैं इस टेक्स्ट बनाऊंगा तो देखो एजिट बनाओ इसको। ये आपका कार्बन, ये अटैच कर दिया मैंने इससे हाइड्रोजन। यहाँ पर भी क्या आ गया आपका? हाइड्रोजन परमाणु। यहाँ पर भी क्या आ गया आपका? हाइड्रोजन परमाणु। अब देखो मैंने बोला था कि संक्रमण अवस्था क्यों बोला है? क्योंकि इस वाले कार्बन की संयोजकता कितनी होगी? 5। और अभी आप पढ़कर आए हो क्या बनेगा कि कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में क्या होगा? आंशिक बंध का निर्माण होगा। और कार्बन और हेलोजन बंध का क्या होगा? आंशिक विखंडन होगा। ये देखिए पॉइंट नंबर, या आप बोलकर आए हो अभी। देखो यहाँ पर संक्रमण अवस्था में केंद्रीय कार्बन परमाणु से आक्रमणकारी नाभिक स्नेह जो न्यूक्लियोफाइल है और निष्कासित होने वाला हैलाइड समूह दोनों ही आंशिक रूप से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। मीनिंग रियल बॉन्ड नहीं होता है, मीनिंग आंशिक रूप से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर देखिए किस टाइप से बनाना है, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है इस क्लोरीन की विपरीत दिशा मीनिंग 180 डिग्री पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? अब देखो यही इंटरेस्टिंग थिंग है, यही से आपको अंडरस्टैंड करना है। तो यहाँ पर तो देखो आंशिक बंध का निर्माण कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर देखो आंशिक बंध का निर्माण कर दिया मैंने। किस किस के बीच में आंशिक बंध का निर्माण होगा? कार्बन और न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन है मेरे पास? HO। क्लियर है? और कौन कौन सा बंध वो आंशिक रूप से टूटेगा? कार्बन और हेलोजन वाला। देखिए यहाँ पर इस वाले कार्बन और ये वाला जो हेलोजन मीनिंग क्लोरीन वाला बंध है, इस वाले बंध का क्या हो रहा है? आपके आंशिक विखंडन हो रहा है। और किस किस के बीच में बंध का निर्माण हो रहा है? आपके कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बंध का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर देखो कार्बन की कितनी संयोजकता होगी? 1 2 3 4 5। नहीं, यहाँ पर 5 संयोजकता होने के कारण ही आपने इसको क्या बोला है? संक्रमण अवस्था बोला है। क्लियर है? ये बात क्लियर हो गई। मीनिंग जो संक्रमण अवस्था है उसमें जो केंद्रीय कार्बन परमाणु और नाभिक स्नेह के बीच में आंशिक बंध का निर्माण हो रहा है। और केंद्रीय कार्बन परमाणु और हेलोजन वाले जो बंध है इसका आंशिक क्या हो रहा है? विखंडन हो रहा है। बंध का निर्माण भी हो रहा है और बंध का क्या हो रहा है? विखंडन भी हो रहा है। तो कार्बन की 5 संयोजकता होने के कारण ही क्या बोल दिया इसको? संक्रमण अवस्था बोल दिया। अब यह हमेशा ध्यान रखना है, ये संक्रमण अवस्था होती है, इसका जो हाफ लाइफ टाइम है मीनिंग जो अर्धायु काल है वो क्या होता है? बहुत ही कम होता है। मीनिंग बहुत ही कम समय के लिए इसका निर्माण होता है। तो ये तुरंत क्या होगी? जो संक्रमण अवस्था है, अब एक समय ऐसा आएगा जहां पर इस वाले कार्बन और OH के बीच में तो क्या हो जाएगा? पूर्ण बंध का निर्माण हो जाएगा। और ये वाला कार्बन और हेलोजन बंध है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। मीनिंग पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? तो देखो प्रोडक्ट ये बनेगा, ये कार्बन। क्लियर है? ये वाला आपके हाइड्रोजन एजिट, ये वाला क्या आ गया? आपके हाइड्रोजन। और यहां पर भी क्या अटैच है? आपकी एक हाइड्रोजन। और इसके विपरीत दिशा में मीनिंग इस साइड क्लोरीन था तो इसकी विपरीत दिशा में क्या जोड़ देना है आपको? OH। OH को मैं अलग कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये क्या था? नाभिक स्नेह था। तो यहाँ पर किसका अटैचमेंट हो गया? आपके OH का। जो भी आपका एल्किल हैलाइड था वो किस में कन्वर्ट हो गया? एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। और साथ में देखो हेलोजन किस रूप में बाहर चला जाएगा? क्योंकि यहाँ से OH नेगेटिव ने अटैक किया है तो यहाँ पर क्लोरीन इस वाले बंध के इलेक्ट्रॉन को लेकर जाएगा। मीनिंग किस फॉर्म में चला जाएगा? क्लोराइड। मीनिंग हैलाइड Cl नेगेटिव मीनिंग क्लोराइड के फॉर्म में क्या हो गया? यहाँ से निष्कासित हो गया। क्लियर है? तो ये क्या हो गई आपकी विक्रिया की
क्रियाविधि हो गई, मैकेनिज्म हो गए। अब कई स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक पद तो ये हो गया 1 एरो वाला और सेकंड वाला पद ये हो गया, तो ये 2 पद में संपन्न हो गए। ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये जो संक्रमण अवस्था है इसका अर्धायु काल बहुत कम होता है, लेकिन कुछ ही समय के लिए इसका निर्माण होता है। ये तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपके उत्पाद में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आप लिख भी लीजिए, ये क्या था आपके पास, मैथिल क्लोराइड एग्जाम्पल है। इसमें क्या था आपके मैथिल क्लोराइड। और न्यूक्लियोफाइल जो नाभिक स्नेही है वो कौन था आपके पास, हाइड्रोक्साइड मीनिंग OH नेगेटिव। और यहाँ पर उत्पाद क्या बन गया आपके पास, एल्कोहल बन गया। और ये वाला एल्कोहल कौन सा है, मैथेनॉल। ये वाला जो एल्कोहल का निर्माण हुआ है वो कौन सा बना आपके पास, मैथेनॉल का निर्माण हो गया। और ये जो कौन है, क्लोरीन है, वो क्या हो गया, क्लोराइड के फॉर्म में क्या हो गया, निष्कासित समूह है, किसके रूप में गया है, क्लोराइड के फॉर्म में। तो इसको आप बोल सकते हो क्लोराइड। Cl नेगेटिव है, किस फॉर्म में चला गया, क्लोराइड की फॉर्म में, यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया। क्लियर है यहाँ तक। तो ये होगी इसकी अभिक्रिया विधि। अब देखो अगर यहाँ पर बात करते हैं आप रेट ऑफ रिएक्शन के, अभिक्रिया की दर, तो ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए अगर आप बात करते हो यहाँ पर अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, तो मैंने आपको याद हो तो पिछली वाली जो अभिक्रिया देखी थी अपन ने SN1 में, वहां पर भी बोला था कि जो अभिक्रिया का धीमा पद होता है वही क्या होता है आपके अभिक्रिया की दर या वेग को निर्धारित करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर यही स्टेप क्या होता है, धीमा होता है, SLOW मीनिंग स्लो। जो स्लो स्टेप है वही क्या होता है, वेग निर्धारक पद। और वेग निर्धारक पद को अपन क्या बोलते हैं, RDS स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हमेशा ध्यान रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बनिक रसायन में जो पद धीमा होता है वही वाला पद क्या होता है, वेग निर्धारक पद, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और स्लो का मीनिंग क्या हो गया, धीमा पद। तो आप देख रहे हो कि इस धीमे वाले पद में कितने अभिकारक है, 2 अभिकारक, एक तो एल्किल हैलाइड हो गया और एक कौन हो गया, नाभिक स्नेह। तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी, किसके, तो यहाँ पर देखो सांद्रता को किसके लिए, किससे व्यक्त करते हैं अपन, स्क्वायर ब्रैकेट से। क्लियर है, मीनिंग वर्गाकार कोष्ठक किसको बताता है, सांद्रता को। देखो एक तो किसकी सांद्रता पर निर्भर कर रही है, एल्किल क्लोराइड। एल्किल क्लोराइड कौन सा है, CH3Cl। तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया, एक तो आपकी सांद्रता किस पर निर्भर कर रही है, आपकी अभिक्रिया की दर एल्किल क्लोराइड की सांद्रता पर निर्भर कर रही है, और साथ में किस पर निर्भर कर रही है, देखो आपकी जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी सांद्रता पर भी निर्भर कर रही है। तो दूसरी निर्भर किस पर करेगी, आपकी OH नेगेटिव पर। तो यही तो बोला था आपने कि SN2 अभिक्रिया है, उसमें अभिक्रिया की दर एल्किल हैलाइड की सांद्रता के साथ साथ आक्रमणकारी नाभिक स्नेह की सांद्रता पर भी निर्भर करती है। इसलिए आपने इसको क्या बोल दिया था, द्विव अणु का नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, अभिक्रिया की दर हो जाएगी। क्लियर है। OH जो नेगेटिव है ये क्या है, आपका नाभिक स्नेह है, OH नेगेटिव है, इसको आप क्या बोल सकते हो, नाभिक स्नेह बोल सकते हो। अगर आप यहाँ पर KOH लिखते हो तो यहाँ पर OH तो अटैच हो जाएगा और इस Cl के साथ क्या अटैच हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन, 1-2 क्वेश्चन है, और वहां पर रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछता है, मीनिंग अभिक्रिया की दर का क्वेश्चन आता है, मीनिंग क्रम पूछता है। तो यहाँ पर देखिए 1-2 क्वेश्चन अपन सोल्व कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको ये दे दिया, CH3Cl, CH3Br, फिर मेंशन कर दिया आपके सामने CH3 आयोडीन, और एक मेंशन कर दिया CH3F, और आपको ये बोल दिया कि यहाँ पर SN1 अभिक्रिया है, इसकी अभिक्रियाशीलता का क्रम बताइए। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ लिया, सॉरी SN2 के बारे में डिस्कस करें, लेकिन SN2 अभिक्रियाशीलता का क्रम, SN2 अभिक्रियाशीलता का क्रम। लेकिन यहाँ पर आपको SN2 अभिक्रियाशीलता वो किसकी ज्यादा होगी इसके बारे में बताना है। इसी टाइप से एक दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं। ये देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको कुछ इस टाइप से मेंशन किया है, जैसे एक साइकिल बना दी और यहाँ पर मेंशन कर दिया Cl, और सेम इसी टाइप से सेकंड वाला बना दिया, वहां पर भी आपको साइक्लोहेक्सेन बना दी। क्लियर है। और यहाँ पर भी मेंशन कर दिया क्लोरीन
और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मिथाइल समूह लगा दिया CH3। सेकेंड क्वेश्चन ये। अगर थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें तो एक आपको ये मेंशन कर दिया, जैसे यहाँ पर लीजिए CH3 CH2 Cl, और सेकंड आपको मेंशन कर दिया, ये लीजिए CH3 CH2 Br। क्लियर है? तो ये तीन क्वेश्चन अगर आपने सोल्व कर दिए तो आपके लिए बिल्कुल ही इजी हो जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना, तीनों के अंदर ही आपको SN2 अभिक्रियाशीलता की दर बतानी है। SN2 अभिक्रियाशीलता की क्रियाशीलता बतानी है। तो देखो पहले क्वेश्चन को अगर मैं सोल्व करने जाता हूं तो आपको पहले तो देखो इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो भी SN2 अभिक्रियाशीलता होती है वहां पर निर्धारक पद क्या होता है आपका, यानी जो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक क्या होता है, तो वहां पर होती है त्रिविम बाधा। जितना छोटा एल्किल समूह होगा उसकी अभिक्रियाशीलता उतनी ही ज्यादा होती है। तो सबसे पहले तो एल्किल समूह को चेक करो। तो एल्किल समूह कौन सा है? मिथाइल। यहाँ पर भी कौन सा है? मिथाइल। यहाँ पर भी मिथाइल और यहाँ पर भी मिथाइल। मीनिंग जो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक था कौन सा? एल्किल समूह का आकार। तो सभी एल्किल समूह का आकार तो क्या हो गया? एक समान हो गया। क्लियर है? अब समस्या आ गई, अब अपन किसकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा बोलेंगे और किसकी अभिक्रियाशीलता न्यूनतम बोलेंगे। तो आपको याद हो तो मैंने SN1 अभिक्रिया में भी बताया था, अगर यहाँ पर एल्किल समूह का आकार एक समान आ जाता है तो फिर क्या देखती है अपन, जो निष्कासित होने वाला समूह है उसका आकार। जो निष्कासित कौन होगा? हेलोजन। यहाँ पर फ्लोरीन होगा, यहाँ पर आयोडीन, यहाँ पर ब्रोमीन और यहाँ पर क्लोरीन। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो निष्कासित होने वाला जो आपका समूह है अगर उसका आकार जितना ज्यादा होगा तो अभिक्रियाशीलता का क्रम उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा आकार किसका होता है? आयोडीन का। तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता किसकी होगी? आयोडाइड वाले की, मीनिंग CH3I की सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता। इसके बाद में आयोडीन से छोटा आकार किसका होता है? ब्रोमीन का। फिर अभिक्रियाशीलता किसकी हो जाएगी? आपकी CH3Br की। ब्रोमीन से छोटा आकार किसका होता है? क्लोरीन का। फिर आपके SN2 के प्रति अभिक्रियाशीलता हो जाएगी CH3Cl की। और सबसे न्यूनतम आकार किसका होता है? फ्लोरीन का। फिर आपके अभिक्रियाशीलता किसकी हो जाएगी? CH3F की। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि यदि एल्किल समूह की, ये ध्यान देना है, यदि एल्किल समूह का आकार एक समान आ जाता है तो SN2 अभिक्रियाशीलता का क्रम जब भी आप निर्धारण करते हो तो वहां पर जो निष्कासित होने वाला समूह है, तो यहाँ पर निष्कासित कौन सा होगा? फ्लोरीन वाला होगा। यहाँ पर निष्कासन कौन होगा? आयोडाइड, मीनिंग I नेगेटिव की फॉर्म में जाएगा। और यहाँ पर निष्कासन किसका होगा? ब्रोमाइड का होगा, मीनिंग Br माइनस की फॉर्म में जाएगा। और यहाँ पर किसका होगा? क्लोराइड का, मीनिंग Cl माइनस की फॉर्म में जाएगा। तो जो निष्कासित होने वाला समूह है उसका आकार देखना, उसका आकार जितना ज्यादा होगा निष्कासित होने वाले का उसकी अभिक्रियाशीलता उतनी ही अधिक होगी। तो सबसे ज्यादा आकार आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता किसकी होगी? आयोडाइड वाले की होगी। क्लियर है? यहाँ तक। सेकेंड वाले अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पर देखते हो तो देखो इस वाले सबसे पहले तो आपको एल्किल समूह का जो इसकी प्रकृति है उसको पहचाना है कि प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है। क्योंकि अपन को पता है कि प्राथमिक है वो ज्यादा अभिक्रियाशीलता होती है SN2 में, और आपकी द्वितीयक की कम होती है और तृतीयक की तो बिल्कुल ही कम होती है। तो यहाँ पर देखिए ये हेलोजन, मीनिंग जो क्लोरीन है इस कार्बन से अटैच, और ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? सीधा एक कार्बन से। नहीं, इसकी जो प्रकृति आ रही है वो किस टाइप की है? ये प्राथमिक है। क्लियर है? अगर आपने प्रकृति पहचानना सीख लिया तो आपसे SN1 और SN2 अभिक्रिया के जो इस टाइप की क्वेश्चन आपके RBC और CBSE एग्जाम में हर साल आते हैं, बिल्कुल सदाबहार क्वेश्चन है, बिल्कुल सही होंगे। और अगर इसकी बात करूं तो देखो ये Cl मीनिंग हेलोजन किस कार्बन से अटैच है? इस वाले कार्बन से। और ये वाला कार्बन कितने कार्बन से सीधे बंध बना रहा है? एक तो ये वाला कार्बन रहा CH3 वाला, और एक इस वलय मीनिंग रिंग वाले कार्बन से, मीनिंग कितने कार्बन से जुड़ा है? ये वाला दो कार्बन से। एक कार्बन तो ये रहा, सेकंड वाला कार्बन ये रहा, मीनिंग ये वाला कौन सा हो गया? आपका द्वितीयक हो गया। ये वाला कौन सा एल्किल हैलाइड हो गया? द्वितीयक एल्किल हैलाइड। और आपको अच्छे से पता है SN2 की बात करता है तो किसकी ज्यादा होती है? आपके प्राथमिक की ज्यादा होती है द्वितीयक से। अगर मान लीजिए मैं इसको फर्स्ट बोल देता हूँ इस वाले यौगिक के लिए, और इसको क्या बोल देता हूँ मैं? सेकेंड। तो SN2 अभिक्रियाशीलता ज्यादा कौन करेगा? प्राथमिक। प्राथमिक का मीनिंग कौन सा हो गया? फर्स्ट वाला। मीनिंग SN2 की जो अभिक्रियाशीलता है वो प्राथमिक की ज्यादा होगी किससे?
द्वितीयक से। क्लियर हो गया? तो इन दोनों की तुलना कर लिया आपने, किसकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा है। लास्ट वाला अगर क्वेश्चन की बात करूं मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी देखो बिल्कुल इजी हो जाएगा। यहाँ पर एल्किल समूह की प्रकृति पहचानो। सबसे पहले तो Cl इस कार्बन से जुड़ा, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ? एक से नहीं। इसकी प्रकृति कैसी है? ये वाला कौन सा हो गया आपके प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पर देखो ये ब्रोमीन हेलोजन हो गया, इस कार्बन से अटैच है। ये वाला कार्बन पड़ता है कितने कार्बन से अटैच है? केवल 1 से। नहीं, इसकी भी प्रकृति कैसी हो गई है? प्राथमिक। अब आपको अच्छे से पता है, देखो पहला वाला क्वेश्चन सोल्व किया, अगर आपके एल्किल समूह का प्रकृति एक समान हो तो फिर क्या देखते हैं अपन? हैलाइड का आकार, और जिस हैलाइड का आकार जितना बड़ा होगा उसकी अभिक्रियाशीलता उतनी ही अधिक होगी। तो आपको आसानी से पता चल गया। अगर आपसे यहाँ पर SN2 अभिक्रियाशीलता का क्रम पूछेगा तो अगर इसको मान लो मैं फर्स्ट बोल देता हूँ पहले वाले यौगिक को, और सेकंड वाले को क्या बोल देता हूँ? सेकंड बोल देता हूँ। तो यहाँ पर देखो एल्किल समूह का तो आकार समान हो गया, यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर क्या है? ब्रोमीन। तो आप बता दीजिए कौन से हेलोजन का आकार ज्यादा होता है? ब्रोमीन का, क्योंकि ब्रोमीन और क्लोरीन के जस्ट नीचे आता है 17वें ग्रुप में, तो आसानी से कौन बाहर जाएगा? ब्रोमीन वाला। SN2 अभिक्रियाशीलता है वो सेकंड वाला यौगिक है, जो प्रथम वाले यौगिक की तुलना में क्या देगा? अधिक देगा। क्लियर है? आकार का आपको पता होना चाहिए, मैं मेंशन कर देता हूँ। जैसे ये फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन के जस्ट नीचे क्लोरीन होता है, क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन, और ब्रोमीन के नीचे कौन होता है? आयोडीन। कौन से ग्रुप में आते हैं सभी के सभी? ये आते हैं आपके 17वें ग्रुप में, जिसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं? हेलोजन। और आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी एक समूह में आप ऊपर से नीचे जाते हो तो वहां पर क्या होता है? आकार बढ़ता है, ये जरूर ध्यान देना है। अगर ऊपर से नीचे आते हो तो उस वाली कंडीशन में क्या होता है? आपका आकार इंक्रीज होता है, बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा आकार आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन। तो यहाँ पर देख लीजिए क्लोरीन है, यहाँ पर ब्रोमीन है, तो ज्यादा आकार किसका होगा? क्लोरीन और ब्रोमीन में से ब्रोमीन का। तो ज्यादा अभिक्रियाशीलता किसकी हो जाएगी? ब्रोमीन वाले की। लेकिन सबसे पहले आपको किससे डील करना है? एल्किल समूह की प्रकृति से। अगर एल्किल समूह समान हो फिर किसको देखोगे आप? हेलोजन के आकार को। तो यहाँ पर आकर जो आपके SN2 अभिक्रियाशीलता है वो पूरी होती है, और यहाँ से कंफर्म 100% क्वेश्चन आता है आपके RBC और CPSC एग्जाम में। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।